Welcome in lecture 11 of Industrial Engineering, and today we are discussing our unit 2nd, that is production planning and control, and today's topic is forecasting techniques, and it is continued topic of the previous lecture. Myself Sanjay Tiwari, I am working as associate professor in BN College of Engineering and Technology, Lucknow. तो आइए चलते हैं अपने सब्जेक्ट में. In previous lecture we have discussed about the forecasting method. Forecasting means estimation of any demand for the future. क्योंकि हम यहाँ पे फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर अनसर्टेन है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि जो हम फोरकास्ट कर रहे हैं उसमें अगर एरर होगी तो फोरकास्टिंग और एक्चुअल जो डाटा है उसके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखाई पड़ेगा. ऐसा हो सकता है कि फोरकास्टिंग करते समय कुछ पैरामीटर्स हमसे मिस हो जाएं, तो हमारी जो फोरकास्टिंग होगी, जो अनुमान होगा, वो उसमें थोड़ी सी एरर होगी और एक्चुअल डिमांड और फोरकास्टिंग वैल्यू के बीच में कुछ डिफरेंस होगी, कुछ रैंडमनेस होगा. उस रैंडमनेस को अगर हम किसी तरीके से मिनिमाइज कर पाएँ, कम कर पाएँ, तो हम लगभग एक्चुअल डाटा के नियर फोरकास्टिंग कर सकते हैं. तो आज का टॉपिक, आज का लेक्चर कुछ इसी डायरेक्शन में जाएगा. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे कुछ फोरकास्टिंग के जो मेथड्स देखे, जिसमें आपने सिंपल एवरेज मेथड देखा और सिंपल मूविंग एवरेज मेथड देखा, वेटेड मूविंग एवरेज मेथड देखा, एंड लीनियर स्मूथनिंग और एक्सपोनेंशियल, इसको हम आज टेकअप करेंगे. ठीक है. तो सिंपल एवरेज में क्या था, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि हमारे पास अगर ये कुछ डाटा अवेलेबल हैं कि प्रीवियस 5 मंथ की डिमांड, प्रीवियस 4 मंथ की डिमांड हमें गिवन है और 5वें मंथ की डिमांड निकालनी है, तो अगर हम सिंपल मूविंग एवरेज मेथड से इसको कैलकुलेट करना चाहें तो एक बहुत आसान तरीका है कि हम प्रीवियस जितने डाटा अवेलेबल हैं इस पूरे डाटा का अगर एवरेज ले लें तो जुलाई मंथ का हम जो डिमांड है उसकी फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि जुलाई मंथ में इतनी डिमांड होगी. ये बहुत सिंपल मेथड था, लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं था. उसके बाद ऐसा क्यों नहीं था, क्योंकि हम जितने भी हिस्टोरिकल डाटा अवेलेबल थे उन सब को इक्वल वेट अलाउ कर रहे थे. इक्वल वेट का मतलब उतना ही महत्व दे रहे थे, चाहे वो नियर बाई लेटेस्ट डाटा हो, सबसे नज़दीक का डाटा हो, जुलाई से ठीक पहले जून का हो, या सबसे ओल्ड डाटा हो, मार्च का हो. तो ये ठीक नहीं है कि हम प्रीवियस डाटा के बेस पे और अपनी फोरकास्टिंग करें. तो इस प्रॉब्लम को हमने थोड़ा सा सिंपल मूविंग एवरेज मेथड में कुछ ठीक किया, मिनिमाइज किया और इसको और इम्प्रूव किया. इम्प्रूव ऐसे किया कि हो सकता है कि हमारे पास पिछले 50 मंथ का डाटा हो, 50 मंथ का डाटा अवेलेबल हो, लेकिन हम जो सबसे ओल्ड डाटा होगा उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जुलाई मंथ पे नहीं पड़ने वाला है, ऐसा हमें मालूम है. तो हम क्या चाह रहे हैं कि जुलाई मंथ में जो डिमांड होने वाली है, ये हम ऐसा मानते हैं, ऐसा एक एजम्पशन ले सकते हैं कि प्रीवियस 5 मंथ का या प्रीवियस 3 मंथ का जो एवरेज होगा वो होगा. तो हमने कितने मंथ का एवरेज लेना है, उस मंथ को, उस जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन को फिक्स कर दिया इस मेथड में. जैसे एग्जांपल के तौर पे हमसे कहा जाए कि जुलाई मंथ का डिमांड आप कैलकुलेट करें ओनली ऑन द बेसिस ऑफ 3 मंथ मूविंग एवरेज, तो हम इस मेथड में केवल 3 मंथ का एवरेज लेंगे और कहेंगे कि जुलाई मंथ में ये डिमांड आएगी. इसमें जाहिर सी बात है हम एक जो प्रीवियस डाटा है, 3 मंथ के पहले का जो डाटा है उसको स्किप कर दे रहे हैं. इस तरीके से थोड़ा सा ये इम्प्रूव हुआ. फिर एक बात आई कि यहाँ भी एक इशूज है कि जितने भी मंथ हम ले रहे हैं, अगर हमने 3 मंथ कंसिडर किया है, तो सपोज दैट अप्रैल, मई एंड जून का मंथ कंसिडर किया है, तो यहाँ पर भी क्योंकि हम एवरेज ले रहे हैं तो तीनों मंथ को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इक्वल वेट दे रहे हैं. यहाँ भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो लेटेस्ट डाटा है उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, उसके पहले इंपॉर्टेंस कम है, उसके पहले इंपॉर्टेंस कम है. तो एक मेथड आया हमारे पास, इसको कह रहे हैं वेटेड मूविंग एवरेज मेथड. मीन्स हम इन प्रीवियस डाटा को कुछ वेट असाइन करें, इंपॉर्टेंस असाइन करें, है ना. तो जब इंपॉर्टेंस असाइन करेंगे तो उसी को हम कहेंगे वेटेड मूविंग एवरेज मेथड. अब जो वेट असाइन करना है वो रैंडम भी कर सकते हैं. एक बात ध्यान रखना है कि जो भी वेट असाइन करें उनका जो समेशन ऑफ वेट हो दैट मस्ट बी इक्वल टू 1. ठीक है. जैसे कुछ भी कर सकते हैं, हमने एक रैंडम कहा, हमने कहा कि इसको हम 0.5 असाइन करेंगे, इसको 0.2 असाइन करेंगे, इसको 0.3 असाइन करेंगे, इनको सबको सम किया जाए तो 1 आ रहा है. ठीक है. ये एक रैंडम असाइनमेंट हो गया वेटेड मूविंग एवरेज मेथड का. लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम आती है कि ये थोड़ा सा एरर है, क्योंकि हम रैंडम असाइनमेंट कर रहे हैं. हमने क्या माना है कि जो नियर बाई डाटा है, सबसे नज़दीक का डाटा है,
उसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे पीछे जाएं वैसे वैसे उसका जो इम्पोर्टेंस है, जो वेट है वो कम होना चाहिए। तो अब अगले जो दो मेथड हैं, मेथड 4 एंड मेथड 5, इसमें हम यही करने वाले हैं कि जो डाटा को हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं वो कुछ जैसे जैसे पीछे जाए वैसे वैसे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाए। जैसे लीनियर स्मूथिंग, इसी को हम कह रहे हैं स्मूथिंग। स्मूथिंग का मतलब क्या हुआ कि रैंडम नहीं देंगे, हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में देंगे। मीन्स हाईएस्ट डाटा विल बी गिवन टू द नियर बाई डाटा, लेटेस्ट डाटा, एंड लीस्ट वेटेज विल बी गिवन टू द ओल्डेस्ट डाटा, सबसे पुराने डाटा को। तो हमने 3 मंथ में ये जो रैंडम कर रखा है इसको रैंडम ना करेंगे, एक यहाँ पे हम लीनियर स्मूथिंग करेंगे। अभी आगे समझते हैं कि लीनियर स्मूथिंग का मतलब क्या है। एंड नेक्स्ट में देखेंगे कि इसी को हम एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग करेंगे। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग और लीनियर स्मूथिंग दोनों में क्या होगा कि जो वेट होगा वो डिक्लाइन होगा, धीरे धीरे कम होगा। फोर्थ में वेट डिक्लाइन लीनियरली एंड सम टू 1। इसमें क्या होगा, वेट डिक्लाइन एक्सपोनेंशियली एंड सम विल बी 1। सेम होगा, बस डिक्रीज करने का जो पैटर्न होगा वो डिफरेंट होगा। तो आज हम लोग इन दो मेथड के बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं। ठीक, क्या समझें कि लीनियर स्मूथिंग का मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीनियर स्मूथिंग, ये ज़रा बात देखी जाए। जैसे एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, तो सपोज दैट ये हमारे पास 4 मंथ का डाटा अवेलेबल है, 1 2 3 4, और 5th मंथ के लिए हमें फोरकास्ट करने की बात कर रहे हैं। ये डिमांड है प्रीवियस 4 मंथ का, और ये हमने वेट असाइन किया है, और वेट ऐसा असाइन किया है कि 4 3 2 1। इनको अगर सम किया जाए तो सम करने पे आप देखेंगे कि सबका जो सम आ रहा है दैट विल बी 1। तो ये दोनों कंडीशन पूरी कर रही है कि हमने वेट भी असाइन किया है एंड वेट का जो सम है, सम 1 हो रहा है। ठीक है, अब ज़रा देखें कि ये किस तरीके से है। तो हमने क्या किया कि जून मंथ में जो डिमांड 500 है, वेट कितना दिया है 0.4, तो दिस इज़ द 0.4, है ना, ये जो वैल्यू आ रही है 0.4। ठीक, वैसे ही मई मंथ की वेट कितना है 0.3, नेक्स्ट अप्रैल मंथ का वेट है 0.2 एंड मार्च मंथ का वेट है 0.1। इस ग्राफ में देखा जाए, इस एक्सिस पे हमने वेट लिया है और इस एक्सिस पे टाइम लिया है। जून रीसेंट डाटा है एंड मार्च इज़ द ओल्डेस्ट डाटा। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जो रीसेंट डाटा है उसको हम हायर वेट दे रहे हैं, और जैसे जैसे हम डाटा को हिस्टोरिकल डाटा पीछे जा रहे हैं, वेट की वैल्यू घटती जा रही है। और अगर घटने का पैटर्न देखें तो इस पैटर्न को अगर आप इन चारों पॉइंट को मिलाना चाहें तो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है इसलिए इसे हम कह रहे हैं लीनियर स्मूथिंग। ये लीनियरली जो वेट है वो डिक्रीज कर रहा है, इसलिए इसे हम लोग कह रहे हैं लीनियर स्मूथिंग। तो मेरे हिसाब से लीनियर स्मूथिंग का जो मतलब है यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अच्छा अब ज़रा आगे देखें कि ऐसा हमें करना क्यों पड़ता है ना। अगला बात है कि वाई वी नीड स्मूथिंग, स्मूथिंग क्यों करते हैं। तो हिस्टोरिकल डाटा जो होता है वो जिग जैग पैटर्न में होता है। जैसे कोई हिस्टोरिकल डाटा के साथ कोई पैटर्न फॉलो हो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए ना, डिमांड जितनी दिख रही है जून मई अप्रैल एंड मार्च की, वो डिमांड में रैंडमनेस है। तो हिस्टोरिकल डाटा हमारे पास इस पैटर्न में अवेलेबल होता है, और इट मीन्स कि ये जो कभी भी जब भी हम कोई वैल्यू फोरकास्ट करेंगे तो उससे मैच नहीं करेगा। हमने कोई वैल्यू फोरकास्ट किया है तो एक्चुअल डिमांड उससे मैच करे, ऐसा कोई बहुत हर बार ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ अराउंड द फोरकास्ट वैल्यू। ये जो फोरकास्ट वैल्यू के अप एंड डाउन या कभी उस पॉइंट पर भी आ सकता है, कुछ वेरी किया करता है। तो वी ट्राई टू रिड्यूस द रैंडमनेस। हमारा मकसद क्या है कि उस रैंडमनेस को हम मिनिमाइज करें, कम करें, जिससे कि हम हमारी फोरकास्ट वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के साथ मैच कर पाए, है ना। तो फॉर दैट वी नीड स्मूथिंग। अब वो स्मूथिंग क्या होगी, लीनियर भी हो सकती है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकती है। ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हमें एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग से आते हैं, तो इसलिए हम एडवांस होते होते सिंपल एवरेज, मूविंग एवरेज, वेटेड एवरेज, आफ्टर दैट लीनियर स्मूथिंग होते होते हम एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग तक पहुँचेंगे, है ना। तो आज का टॉपिक ज़्यादा फोकस रहेगा एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग पे। जरा देखें इस ग्राफ में क्या कह रहा है कि इस एक्सिस पे हमने टाइम लिया है, इस एक्सिस पे डिमांड लिया है। ठीक है, और ये जो रेड कलर से लिखा है ये हमारी फोरकास्ट वैल्यू है। हम हर बार नेक्स्ट पीरियड के लिए फोरकास्ट करते हैं, तो जो फोरकास्ट वैल्यू है एक लाइन ये चल रही है, और कोशिश हम ये करते हैं कि जो एक्चुअल डिमांड और फोरकास्ट डिमांड
एक जैसी आए, जितना हमने फोरकास्ट किया है एक्चुअल डिमांड भी वैसी ही आए, ऐसा हम कोशिश करते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है इट मीन्स फोरकास्टिंग एरर्स हैं, है ना। तो एरर क्या आ रही है देखिए ज़रा यहाँ पे कि हमने फोरकास्ट इस पॉइंट पे किया था, फोरकास्ट इस पॉइंट पे किया था और एक्चुअल डिमांड ब्लैक कलर से है, फोरकास्ट वैल्यू रेड कलर से है, इनके बीच में ये गैप आ रहा है। तो दिस गैप इज़ द एरर, फोरकास्टिंग एरर कह सकते हैं या रैंडमनेस कह सकते हैं या फ्लक्चुएशंस कह सकते हैं। तो इस टाइप की जो फ्लक्चुएशंस हैं इन्हीं को हमें मिनिमाइज करना है। तो फ्लक्चुएशंस क्या हुई, बिटवीन द एक्चुअल डिमांड एंड बिटवीन द फोरकास्ट वैल्यू, इनके बीच में जो फ्लक्चुएशंस हैं इसी को रिमूव करना है ना। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि रिमूव दिस रैंडमनेस टू अचीव बेस लेवल स्मूथ टू द मैच बेस लेवल, ठीक है। हमारा मकसद यही है कि इस रैंडमनेस को किसी भी तरीके से हम मिनिमाइज करें, तो उसके लिए हम लीनियर स्मूथिंग या एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का यूज करेंगे, ठीक है। ओके, अब जरा बात करते हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग? एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मीन्स इट इज़ एडवांस मॉडल ऑफ टाइम सीरीज मेथड। टाइम सीरीज मेथड की बात हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया था। टाइम सीरीज मेथड का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमारे पास कुछ हिस्टोरिकल डाटा अवेलेबल हो। मीन्स अगर हम ये कहना चाहें कि एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो नेक्स्ट ईयर के लिए फोरकास्ट करना चाह रही है, तो ये फोरकास्ट तभी कर सकती है जब उसके पास प्रीवियस 10 ईयर का डाटा कम से कम अवेलेबल हो कि प्रीवियस 10 ईयर्स में हाउ मच सेल हुई है उसकी। तो ऑन दैट बेसिस हम हिस्टोरिकल डाटा को एक्स्ट्रापोलेट करके और नेक्स्ट टाइम के लिए फोरकास्ट कर पाते हैं। इसी को हम कहते हैं टाइम सीरीज मेथड, ठीक है। और जहाँ पे डाटा अवेलेबल नहीं होता है वहाँ पे हम लोग डेल्फी मेथड एंड सम नोन एज क्वालिटेटिव मेथड्स कुछ यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इट इज़ एडवांस मॉडल ऑफ टाइम सीरीज मेथड। कौन सा मॉडल? एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग की बात हो रही है। इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम वेटेड मूविंग एवरेज मेथड। यहाँ भी हम वेट असाइन कर ही रहे हैं, इसलिए वेटेड मूविंग एवरेज मेथड के कॉन्सेप्ट को ही हम यहाँ पे एडवांस कर रहे हैं। और उसके बाद इफ़ वेट आर डिक्रीजिंग इन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, ये लीनियर मेथड में भी पिछले स्लाइड में देखा आपने, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में अगर डिक्रीज करेगा तो इसी को हम लोग कहेंगे एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग। देन इट इज़ नोन एज एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग, ठीक है। हमने देखा था कि जो प्रीवियस स्लाइड थी इसमें ये लीनियर ऑर्डर में डिक्रीज कर रहा था, अगर यही एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में डिक्रीज करे तो इसी को हम लोग कहेंगे एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, व्हेन टू यूज एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग। ये मेथड हमारे लिए कब सुटेबल होगा, किस टाइप के इंडस्ट्री के, किस टाइप के प्रोडक्ट के लिए हम इसको यूज करने वाले हैं। तो व्हेन फोरकास्टिंग इज डन फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ आइटम, अगर आपके पास जो प्रोडक्ट की वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा है या प्रोडक्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे आजकल जितने भी स्टोर्स हैं, बिग बाज़ार है, वॉलमार्ट है, इस टाइप के जो स्टोर्स हैं वहाँ पे नंबर ऑफ जो वैरायटी है प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम इसको यूज करने वाले हैं, ठीक। व्हेन फोरकास्टिंग इज़ डन फॉर शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म मीन्स पर डे के लिए फोरकास्टिंग कर रहे हैं, पर वीक के लिए कर रहे हैं, पर मंथ के लिए कर रहे हैं, इस टाइप की फोरकास्टिंग को हम लोग कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। जैसे आपका अगर वॉलमार्ट है तो वहाँ पे डेली की सेल्स हैं, डेली की सेल्स हैं, तो उस बेसिस पे हम नेक्स्ट डे की सेल को फोरकास्ट कर सकते हैं, एक वीक की सेल को फोरकास्ट कर सकते हैं। हम ये आज नहीं कह सकते हैं कि आज किसी स्टोर में अगर इतने क्वांटिटी की सेल हुई है तो नेक्स्ट ईयर इसी दिन कितना होने वाली है ना। तो इस टाइप की बात जहाँ होगी कि वहाँ पे हम लोग फोरकास्टिंग एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड को यूज करेंगे। व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट कॉज इफेक्ट इज़ नॉट नोन। कॉज इफेक्ट का मतलब जरा फिर से देख लें, प्रीवियस लेक्चर में बात हुई थी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉज इफेक्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो डिमांड है, एक्चुअल डिमांड है, वो किसी न किसी फैक्टर पे डिपेंड करती है। जैसे अगर हम कहें कि वाई का मतलब डिमांड है और कहते हैं एक्स हमने लिया कि ये मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट है, अगर किसी क्वार्टर में, किसी ईयर में हमने मार्केटिंग में एक हैवी अमाउंट इन्वेस्ट किया, सपोज दैट हमने एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया मार्केटिंग में, तो डिमांड एक्स अमाउंट मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने की वजह से जो हमारा डिमांड होगा वो चेंज होगा। जाहिर सी बात है, अगर मार्केटिंग में ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो लोगों को ज़्यादा जानकारी मिलेगी इसके बारे में, वो उसकी डिमांड बढ़ेगी।
तो इस तरह से कोई एक रिलेशन हो सकता है कि जो डिमांड है और ये जो हमारा कहते हैं मार्केटिंग है, मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट है, तो कोई इक्वेशन इसके पीछे बन सकती है। सपोज दैट ए इज इक्वल टू बी एक्स, ए एंड बी आर द कांस्टेंट। तो इसी को बोल रहे हैं कॉज इफेक्ट मेथड। मीन्स ये इफेक्ट है और ये है कॉज। तो जैसे जैसे हम कॉज को चेंज करेंगे वैसे वैसे इफेक्ट बदलेगा। तो जब इस टाइप की डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं तो एट दैट केस भी इट इज़ बेटर टू यूज़ द एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड व्हेन टू मच वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। ये बात पहले डिस्कस हो चुकी है, लाइक बिग बाजार एंड वॉलमार्ट। सो अब आते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में कि ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे होगा, है ना। बहुत ध्यान से देखते हैं। हमारा मकसद है कि ये जो रैंडमनेस है वो कम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब हम, क्योंकि ये आपने अभी बोला कि शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के लिए करते हैं। सपोज दैट कि हमारे मंथ पास कोई अभी आज की डेट में मंथ चल रहा है फेब, और हम ये चल रहा है फेब, और हम इसको फोरकास्ट करना चाह रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो हम अच्छा फेब है और इसके पीछे एक मंथ रहा होगा जैन, ठीक। तो हम ये करंट मंथ, ये करंट टाइम है, ये करंट है। तो इन्हीं तीन के बेसिस पे हम इन दो के डाटा के बेसिस पे मार्च की फोरकास्टिंग करना चाह रहे हैं। मीन्स करंट मंथ एंड प्रीवियस मंथ का कुछ डाटा लेंगे और ऑन दैट बेसिस हम मार्च की बात करेंगे, है ना। इसी को कहेंगे शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, कि हम अगले मंथ फिर फेब और मार्च का डाटा लेंगे, अप्रैल के लिए फोरकास्ट करेंगे, फिर मार्च अप्रैल का डाटा लेकर मई के लिए फोरकास्ट करेंगे। तो मंथ बाय मंथ या डे बाय डे या वीक बाय वीक हम इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो ज़रा देखें इसको कैसे कहा जा रहा है कि हमें करना क्या है, फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट पीरियड। नेक्स्ट पीरियड का मतलब क्या हो गया, दिस इज मार्च, मार्च इज द नेक्स्ट पीरियड, है ना। फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट पीरियड ये हमें कैलकुलेट करना है। फोरकास्ट इसको कैसे करेंगे, फोरकास्ट फॉर करंट पीरियड। ये जो करंट पीरियड है इसके लिए कुछ फोरकास्ट किया गया होगा। ये फोरकास्ट कब किया गया होगा, जब हम जैन मंथ में रहे होंगे, है ना। जैन मंथ में जब रहे होंगे, जब जैन करंट कहते हैं जनवरी मंथ, जब करंट पीरियड रहा होगा, एट दैट टाइम फेब के लिए फोरकास्ट किया गया होगा, है ना। तो फोरकास्ट फॉर द करंट पीरियड मतलब फेब के लिए फोरकास्ट वैल्यू क्या है, ठीक है। ये एक बात हमें चाहिए। प्लस डिमांड ऑफ द करंट पीरियड, ये तो फोरकास्ट वैल्यू थी, इसी मंथ में जो एक्चुअल डिमांड थी ये हमें चाहिए, ठीक। और फोरकास्ट फॉर करंट पीरियड, तो अल्टीमेटली हमें अगर ये दो डाटा अवेलेबल हो जाएं, मींस डिमांड ऑफ करंट पीरियड, एक्चुअल डिमांड ऑफ करंट पीरियड एंड फोरकास्ट वैल्यू ऑफ करंट पीरियड। फोरकास्ट वैल्यू हमें मिलेगी करंट पीरियड के एक मंथ पहले से या एक वीक पहले से, वहाँ से मिलेगी। इस बेसिस पे हम फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट पीरियड को कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट पीरियड के फोरकास्ट को कर सकते हैं। कैसे कर रहे हैं देखें तो, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक हम अल्फ़ा ले रहे हैं। अल्फ़ा क्या है, क्या देखें यहाँ पे कि टी को हम किससे करेंगे, करंट पीरियड। जैसे सपोज दैट फेब है तो फेब के लिए हम टी लिखेंगे, यहाँ टी लिखा होगा इट मीन्स इट इज़ ए सिंबल फॉर करंट पीरियड। सपोज दैट एग्जाम्पल इज द मंथ ऑफ फेब्रवरी एंड T+1 मीन्स हम जिस पीरियड के लिए डिमांड कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं। तो फेब मंथ करंट पीरियड हुआ, तो नेक्स्ट मंथ जो हुआ वो जैसे मार्च हुआ, तो मार्च हमारा ये इसको लिखेंगे T+1 से। तो हम T में वर्कआउट कर रहे हैं, कैलकुलेशंस कर रहे हैं फॉर द T+1, ठीक। एंड अल्फा इज द स्मूथनिंग कांस्टेंट। स्मूथनिंग कांस्टेंट जो कहते हैं किसी मेथोडोलॉजी से निकाली जाएगी, हमें गिवन होगा, दिया जाएगा क्वेश्चन में, और इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होगी, ठीक। तो अब जरा देखें इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है। अगर यहाँ देखा जाए कि डिमांड फॉर करंट पीरियड मीन्स डिमांड फॉर एक्चुअल डिमांड फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी एंड फोरकास्ट फॉर करंट पीरियड, फोरकास्ट वैल्यू जो जनवरी से फरवरी के लिए फोरकास्ट किया गया था। तो ये फोरकास्ट फॉर करंट पीरियड है, डिमांड फॉर करंट पीरियड है, इन दोनों का डिफरेंस लिया गया है। डिफरेंस लेने का मतलब है कि इसी को तो कह सकते हैं ना कि रैंडमनेस है, कि किसी भी टाइम पे जो फोरकास्ट वैल्यू है और जो एक्चुअल डिमांड है इसके बीच का जो गैप है वही रैंडमनेस है। इस रैंडमनेस को स्मूथनिंग कांस्टेंट की मदद से मिनिमाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो अल्फ़ा क्या कर रहा है, इस रैंडमनेस को मिनिमाइज कर रहा है। अच्छा,
और उसके बाद जो जो कहते हैं रैंडमनेस की जो वैल्यू आई उसको हम फोरकास्ट फॉर करंट पीरियड में ऐड कर दे रहे हैं। अब जरा इसको फॉर्मुलेट करें, कैसे करें? फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट पीरियड मीन्स एफ टी प्लस वन, टी का मतलब करंट पीरियड, टी प्लस वन का मतलब नेक्स्ट पीरियड। तो फोरकास्ट फॉर फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट पीरियड का मतलब ये हुआ एफ टी प्लस वन इक्वल टू फोरकास्ट फॉर करंट पीरियड। फोरकास्ट फॉर करंट पीरियड मतलब एफ टी, ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी? ये वैल्यू मिलेगी पिछले मंथ से फोरकास्ट किया गया होगा, प्लस अल्फा स्मूथनिंग कांस्टेंट, डिमांड फॉर करंट पीरियड माइनस फोरकास्ट फॉर करंट पीरियड। तो ये हमारे पास इक्वेशंस इस टाइप से बन के आई। थोड़ा इसको और सॉल्व कर लें तो इसी को हम और सॉल्व करके लिख सकते हैं एफ टी प्लस वन अल्फ़ा इंटू डी टी प्लस वन माइनस अल्फ़ा इंटू एफ टी। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला डेवलप हो चुका है और इसी के बेसिस पे हम कुछ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा, इसमें पहले एक केस डिस्कस कर लें कि क्योंकि अल्फ़ा स्मूथनिंग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 तक वेरी करेगी, तो जरा एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे देखें क्या इफेक्ट आता है। सपोज दैट कि इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, अगर इस इक्वेशन में अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो जाए, स्मूथनिंग की वैल्यू 0 हो जाए, तो क्या होगा? अल्फ़ा 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, 1 इंटू एफ टी आएगा एंड वी विल गेट एफ टी प्लस वन इज इक्वल टू एफ टी। मीन्स फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट पीरियड विल बी सेम एज फोरकास्ट फॉर करंट पीरियड। जो फोरकास्ट वैल्यू करंट पीरियड में आई थी वही वैल्यू आपको नेक्स्ट पीरियड के लिए भी फोरकास्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स फ्लक्चुएशन वाज टेम्परेरली, बेस लेवल इज सेम नॉट चेंजिंग। अगर ऐसा हो रहा है तो अगर बीच में कोई फ्लक्चुएशंस आई है तो परमानेंट फ्लक्चुएशंस नहीं है, वो फ्लक्चुएशंस टेम्परेरी बेसिस पे आपको मिले थे। अच्छा, अगर दूसरा केस देखें, इफ़ अल्फ़ा इक्वल टू 1 हो जाए, अल्फ़ा इक्वल टू 1 होने का मतलब ये डी टी हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ टी 0 हो जाएगा, देन वी विल गेट एफ टी प्लस वन इक्वल टू डी टी, है ना। मीन्स फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट पीरियड विल बी द डिमांड ऑफ करंट पीरियड। जितना इस महीने में डिमांड हुई थी वही नेक्स्ट मंथ में फोरकास्ट की तरह से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स फ्लक्चुएशन वाज परमानेंट, बेस लेवल इज परमानेंटली शिफ्टेड टू न्यू वैल्यू। अब नेक्स्ट मंथ के लिए जब हम लोग फोरकास्टिंग करेंगे तो इस चीज़ को देखेंगे। आइए जरा एक प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक हमारे पास फर्म है, ए फर्म हैज़ अडॉप्टेड सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग विद अल्फा इज इक्वल टू 0.1। अल्फा इज गिवन दैट इज 0.1। ठीक है, एंड द फोरकास्ट फॉर जनवरी वाज 500 यूनिट, ये गिवन है 500 यूनिट के लिए, वेयर एज एक्चुअल डिमांड वाज 450 यूनिट, ये एक्चुअल डिमांड है। ये फोरकास्ट वैल्यू है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी जो कि दिसंबर से लिया गया होगा, और ये एक्चुअल डिमांड है, ये फोरकास्ट वैल्यू है। ठीक, यूनिट फोरकास्ट द डिमांड फॉर द फरवरी। इस दो डाटा के बेसिस पे हमें ये कैलकुलेट करना है। बाकी की चीज़ें जो गिवन है वो अगले पार्ट के लिए हैं। हमारे पास 500 एंड 450 की वैल्यू है, ऑन दैट बेसिस हमें फरवरी की जो फोरकास्ट करना है कि फेब में कितना वैल्यू सेल हो सकती है। जरा इस फॉर्मूले पे आते हैं, है ना। हमें फोरकास्ट करना है नेक्स्ट पीरियड के लिए, तो नेक्स्ट पीरियड क्या हुआ? फोरकास्ट फॉर द मंथ ऑफ फेब इक्वल टू, ठीक है, हम कर रहे हैं ये इस ऑन दिस बेसिस जनवरी इज़ द करंट पीरियड। तो यहाँ पे जो फोरकास्ट होगा ये वैल्यू आएगी कहते हैं जैन की, है ना। फोरकास्ट फॉर द करंट पीरियड, दिस इज़ द करंट पीरियड, दिस इज़ करंट पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे जैन की वैल्यू आएगी दैट इज़ 500 प्लस अल्फा स्मूथनिंग है 0.1, डिमांड फॉर द करंट पीरियड दैट इज़ 450 माइनस फोरकास्ट फॉर द करंट पीरियड दैट इज़ 500। तो 450 माइनस 500 इट इज़ द रैंडमनेस, और इसको अल्फ़ा 0.1 की स्मूथनिंग से हम मिनिमाइज करने वाले हैं। जरा इसको सॉल्व किया जाए तो देन वी विल गेट 495। दिस इज़ द फोरकास्ट फॉर द मंथ ऑफ फेब। ठीक, दिस इज द आंसर। ऑन दैट बेसिस आप कह सकते हैं कि हमारे पास 495 की फोरकास्टिंग वैल्यू आ गई है। जनवरी में कैलकुलेट किया फेब के लिए,
और फेब में वैल्यू निकली हमारे पास 510, ठीक है। आफ्टर दैट हम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं फोरकास्टिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो हमारे लिए करंट पीरियड क्या हो जाएगा, दैट विल बी द करंट पीरियड। अब हमें अगर मार्च के लिए कैलकुलेट करना है फोरकास्ट फॉर द मार्च, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, फोरकास्ट वैल्यू फॉर द मंथ ऑफ February, that is 495 plus 0.1 and demand of the month of February, that is 510, forecast is 495 and again it can be calculated as it will give 496.5, इसे हम लिख सकते हैं 497. This is the answer for the forecast of March. तो इस तरीके से यहाँ पे 497 आ गया। इसी तरीके से हम इसको अगर अप्रैल का करना है तो मार्च को करंट पीरियड मानते हुए कैलकुलेट करेंगे, मई का करेंगे तो अप्रैल को करंट पीरियड कैलकुलेट मानते हुए कैलकुलेट करेंगे, और ऐसे ही पहुँचते पहुँचते हम जून तक आ जाएंगे। तो ऐसा देखा जाए तो हम इसको मंथ बाय मंथ फोरकास्टिंग कर रहे हैं। तो ये शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के लिए बहुत सुटेबल सा मेथड है। इसी को हम लोग कह रहे हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग, ठीक है। तो इसमें ये जो रैंडमनेस की जो वैल्यू थी ये एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर द एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड एंड थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस फॉर टुडे, थैंक यू।